बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस। लेकिन एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्लेटलेट क्लोटिंग होती किस तरह है, यानी कि जो ब्लड क्लोट है वो कैसे बनता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तभी ये मुमकिन है कि हम सही तरीके से एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस को समझ सकें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एंडोथेलियल सेल ड्रॉ की गई है, यानी कि ब्लड वेसल जो होती है उसकी एंडोथेलियम को दिखाया गया है। तो एंडोथेलियल सेल वॉल जो है ये क्या करती है, ये एंडोथेलियल लेयर जो होती है किसी भी ब्लड वेसल की, ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज़ करती रहती है। ये जो मीडिएटर्स रिलीज़ होते रहते हैं तो ये इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को, यानी कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देते। ये है नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंज कब होती है? जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है। जहाँ पर ब्लड वेसल हुई रप्चर, वहाँ पर कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा। जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होगा तो यहाँ पर एक प्रोटीन आकर लगेगी जिसका नाम यहाँ पर है विलर ब्रांड फैक्टर, VWF। विलर ब्रांड फैक्टर जैसे ही अटैच होगी तो इसके अटैच होने से, ये आपके सामने VWF लिखा गया है, विलर ब्रांड फैक्टर। जैसे ही ये अटैच होती है तो इसके साथ प्लेटलेट्स जुड़ना शुरू हो जाती हैं। अब जो प्लेटलेट्स जुड़ी होती हैं, प्लेटलेट्स के ऊपर भी रिसेप्टर प्रेजेंट है जिनका नाम है GP1B रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स प्लेटलेट के ऊपर होते हैं और ये एंडोथेलियम के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर रिसेप्टर अटैच है। ये दोनों जुड़ते हैं और प्लेटलेट्स इनके साथ अटैच हो जाती हैं। अब जब ये प्लेटलेट्स अटैच होती हैं तो क्या होता है? प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं हमारे पास ग्रेन्यूल्स, जो ये ग्रेन्यूल्स वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। जैसे ही ये अटैच हुई, ये ग्रेन्यूल्स रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कौन से ग्रेन्यूल्स रिलीज़ होते हैं। जो हमारे पास ग्रेन्यूल्स रिलीज़ हो रहे हैं, इनके अंदर हमारे पास आ जाता है 5-HT2 यानी कि सीरोटोनिन, थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP और कैल्शियम। अब ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं? ये फर्दर जो है हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाते हैं। किस तरह करवाते हैं हम देखते हैं। ये देखें, ये एक और आपके सामने प्लेटलेट दिखाई गई है और ये प्लेटलेट जो है ये इसके ऊपर यहाँ पर आके लगा थ्रोम्बोक्सिन A2। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 जिस रिसेप्टर के ऊपर लग रहा है उसका नाम है P2Y12 रिसेप्टर। अब ये आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, P2Y12 रिसेप्टर ये है। अब जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? ये GQ प्रोटीन के साथ काम करता है। GQ प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो वो फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करती है। जब फॉस्फोलाइपेज C एंजाइम एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है? ये फॉस्फोइनोसिटोल बिसफॉस्फेट को इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाईएसाइल ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब IP3 जो यहाँ पर टूटा हुआ, यानी कि PIP2 के टूटने से बना है IP3, ये IP3 हमारे पास कैल्शियम को जाकर रिलीज़ करवा देगा। आपको पता है सेल के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। जब ये कैल्शियम रिलीज़ होता है तो ये फर्दर जो हमारे पास वेसिकल्स होती हैं ना उस प्लेटलेट में, उनकी भी डीग्रेनुलेशन करवा देता है। तो इससे क्या होगा? हमारे पास और ज़्यादा सीरोटोनिन रिलीज़ होगा, और ज़्यादा थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ होगा, और ज़्यादा ADP रिलीज़ होगा। इसके अलावा ये जो DAG हमारे पास साथ बना था, ये क्या करता है? ये हमारे पास ये जो रिसेप्टर्स हैं GP2B/3 रिसेप्टर्स, जो कि ये भी प्लेटलेट्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, इनको एक्टिवेट करवा देता है। अब जब तक होते हैं ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट तो क्या होगा? इन रिसेप्टर के एक्टिवेट होने से जो ऑलरेडी प्लेटलेट्स एग्रीगेट बन रही थी, क्लोट बना रही थी, उसके अंदर हमारे पास फाइब्रिन अटैच हो जाएगा। फाइब्रिन यूजली हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि सोलुबल फॉर्म के अंदर होता है फाइब्रिनोजन, जो क्लोटिंग नहीं करवाता। लेकिन जब हमारे पास इधर से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं तो ये फाइब्रिनोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन के अंदर, और फाइब्रिन जो है यहाँ पर आके अटैच होता है और ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और मीडिएटर रिलीज़ हुआ था ADP भी सेम इसी मैकेनिज्म से काम करता है। वो भी GQ को एक्टिवेट करता है और इन दी एंड वो भी फाइब्रिन को एक्टिवेट करवाने के बाद ये क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है। तो हमारे पास ये ADP का काम था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास एक ADP है, ये एक और मैकेनिज्म से कैसे काम करता है। ADP दो मैकेनिज्म से काम करता है। तो यहाँ पर ADP का दूसरा मैकेनिज्म बताया गया। यहाँ पर ये क्या करता है? ये GI प्रोटीन के थ्रू काम करता है।
जैसे ही GI प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो वो एडिनाइलाइल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगी। लेकिन ये समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एडिनाइलाइल साइक्लेज जो है वो यहाँ पर कर क्या रहा है प्लेटलेट के अंदर। नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर एडिनाइलाइल साइक्लेज क्या करता है, ये ATP को साइक्लिक AMP के अंदर तोड़ता है। जब हमारे पास ATP साइक्लिक AMP के अंदर टूटती है तो यानी कि ATP जो है वो कन्वर्ट हो जाती है साइक्लिक AMP में एडिनाइलाइल साइक्लेज की वजह से, तो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देती है। जब प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट होती है तो वो वेस्प प्रोटीन को जो कि एक्टिव फॉर्म होती है उसको वेस्प फॉस्फोरिलेटेड वेस्प प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है जो कि इनएक्टिवेटेड होती है। अब हम देख लेते हैं कि ये वेस्प प्रोटीन जो है इसका क्या एब्रीविएशन है। वेस्प का मतलब होता है वेजोडाइलेटेड एक्टिव प्रोटीन। ये वेजोडाइलेटेड प्रोटीन इसका नाम है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब जब हमारे पास वेस्प जो कि फॉस्फोरिलेटेड नहीं है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, वो क्या कर रही होती है, वो हमारे पास GP2B3A को एक्टिवेट कर रही होती है प्लेटलेट के इन रिसेप्टर्स को, यानी कि जिन्होंने फाइब्रिन के साथ अटैच होना था और क्लोटिंग को प्रमोट करना था। लेकिन प्रोटीन काइनेज ए ने इसको फॉस्फोरिलेट करवा के इनएक्टिवेट कर दिया, लिहाजा अब ये इन रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेगी तो क्लोटिंग नहीं होगी, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब ADP बाइंड हुआ उसने GI को एक्टिवेट किया। अब GI ने क्या किया, एडिनाइलाइल साइक्लेज को ब्लॉक कर दिया। जैसे ही एडिनाइलाइल साइक्लेज ब्लॉक हो जाएगा इसका मतलब साइक्लिक AMP का लेवल रिड्यूस होगा। इसका मतलब PKA प्रोटीन जो हमारे पास बनी थी प्रोटीन काइनेज A, इसका लेवल रिड्यूस होगा। इसका मतलब कि हमारे पास वेस्प जो है वो इनएक्टिव कम बनेगी और ज़्यादा क्या बनेगी, एक्टिव। तो जब वेस्प एक्टिव होगी तो हमारे पास प्लेटलेट के ऊपर जो रिसेप्टर है GP2B3 ये रिसेप्टर्स ये एक्टिवेट होंगे और उसके साथ ही जो फाइब्रिन है वो इनके दरमियान अटैच हो जाएगा और ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ये तो होगी हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन इसके साथ हमारे पास कुछ मेडिकेशंस हैं जो इनको ब्लॉक करती हैं, उनको भी साथ साथ देख लेते हैं। अब जो तो मेडिकेशंस हमारे पास ब्लॉक कर रही हैं इनको हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ADP ब्लॉकर्स, जो कि ADP रिलीज हो रही थी, हमने देखा था कैसे वो GQ के साथ काम कर रही थी। तो ADP को ब्लॉक करने वाले GQ और GI के साथ काम कर रही थी, आप उसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। तो ADP को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशन है क्लोपिडोग्रिल, टाइकैग्रिग्लोर और टाइक्लोपिडिन। ये 3 मेडिकेशन ADP को ब्लॉक करती हैं। अब ये ब्रांड नेम किस नाम से आती है, क्लोपिडोग्रिल जो है वो मार्केट के अंदर नो क्लोड के नाम से आती है और इसके अलावा प्लेविक्स के नाम से आती है, जबकि टाइकैग्रिग्लोर जो है वो बिलिंटा के नाम से आती है। इसके अलावा एस्पिरिन जो है ये क्या कर रही होती है, एस्पिरिन का रोल बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए एस्पिरिन क्या करती है, हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है। एस्पिरिन का काम देखने से पहले हम आपको बताते चलें कि एराकिडोनिक एसिड जो है वो कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे के थ्रू ब्रेक डाउन होता है। कॉक्स पाथवे के थ्रू जब एराकिडोनिक एसिड जो कि सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में बनता है और प्रोस्टाग्लैंडिन G2 से H2 और इन दी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन फर्दर बनते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन बनता है जिसको PGI2 कहते हैं और थ्रोम्बोक्सिन A2 बनता है। आपने देखा था थ्रोम्बोक्सिन A2 कैसे काम कर रहा था, थ्रोम्बोक्सिन A2 भी GQ के ज़रिए काम कर रहा था और ये भी प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट कर रहा था। तो इस थ्रोम्बोक्सिन A2 को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो कि साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम है जो एराकिडोनिक एसिड को ब्रेक करके प्रोस्टाग्लैंडिन बनवा रहा है उसको ब्लॉक कर देते हैं, और जो ड्रग उसको ब्लॉक करती है उसको कहते हैं एस्पिरिन। अब दूसरी ड्रग देखते हैं हमारे पास, वो है लॉक्स पाथवे के थ्रू ये काम कर रहे हैं, जबकि लॉक्स पाथवे का इसके अंदर कोई अहम किरदार अदा नहीं है, इसलिए हम लॉक्स को ब्लॉक नहीं करते जनरली। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिकेशन हैं वो क्या करती हैं, वो GP2B3A को ब्लॉक करती हैं, जो कि आपने देखा था ये रिसेप्टर्स प्लेटलेट्स के ऊपर प्रेजेंट है और फाइब्रिन के साथ अटैच होते हैं। अब इनको जो ड्रग्स ब्लॉक करती हैं उनका नाम है एडिसिक्सिमाब, टाइरोफाइबिन और एप्टाफिबिडीन। ठीक है, ये ड्रग्स जो हैं ये GP2B3A को ब्लॉक करती हैं। अब इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे भी हमारे पास हैं जो फॉस्फोएस्टरेज 3 को ब्लॉक करती हैं। फॉस्फोएस्टरेज 3 का हम रोल जो है वो अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। अब फॉस्फोएस्टरेज 3 फॉस्फोडाइएस्टरेज की जो है फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 जो हमारे पास एंजाइम है, ये मैंने शो किया हुआ है, ये क्या करता है, ये साइक्लिक AMP का लेवल रिड्यूस करता है, उसको ब्रेक डाउन करके इनएक्टिव करी जाता है और उसका लेवल डिक्रीज होता है। जब साइक्लिक AMP का लेवल रिड्यूस होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर
तो प्रोटीन काइनेज कम बनती है। जब प्रोटीन काइनेज ए कम बनेगी तो क्या होगा कि वेस्ट जो है वो इनएक्टिव यानी कि फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में नहीं जाएगी, तो हमारे पास ज़्यादा जो वेसोडाइलेटेड एक्टिव प्रोटीन है वो क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी, और वो GP2B3A एंजाइम रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रमोशन होगी। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर दें। तो इसको ब्लॉक करने के लिए जो हमारे पास ड्रग्स हैं वो है साइलोस्टाजोल और डाइपाइरिडामोल। ये दो ड्रग्स फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 को ब्लॉक करती हैं। अब फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 की ड्रग्स का एक और भी एक्शन वो भी हम देख लेते हैं। ये क्या करती हैं कि हमारे पास जो एंडोथीलियम होती है इसके अंदर आकर हमारे पास ये ट्यूनिका मीडिया है, यहाँ पर एक रिसेप्टर आकर अटैच होता है, इसके ऊपर एक आपके पास लाइगेंड अटैच होता है, GS के थ्रू काम करता है, और क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है। एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट जब होता है तो वो क्या करता है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है, और साइक्लिक AMP जो है वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करती है। जब प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होती है तो वो मायोसिन लाइक चेन काइनेज जो है, मायोसिन लाइक चेन काइनेज जो कि एक्टिव प्रोटीन होती है उसको इनएक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है, मायोसिन लाइक चेन फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म। अब इस MLC के मायोसिन लाइक चेन जो हमारे पास काइनेज है, मायोसिन लाइक चेन काइनेज जो हमारे पास ये प्रोटीन है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि भी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ये। अब जब उसकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है जो कि बेसिकली मसल लेयर है एंडोथेलियम के नीचे वाली, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी जो कि MLCA करवाती है, तो क्या होगा, तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। जब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, और क्लॉटिंग में भी ये किसी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन बेसिकली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि पेरिफेरल आर्टरियल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी इससे। अब जो हमारे पास एंजाइम था फॉस्फोडाइएस्टरेज जो था 3, फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 क्या कर रहा था, ये साइक्लिक AMP को तोड़ देता है। जब साइक्लिक AMP कम बनेगी तो हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए भी कम बनेगी। जब प्रोटीन काइनेज ए कम बनेगी तो ये जो है MLCK को MLCK इनएक्टिव फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकेगी, यानी कि क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा MLCK एक्टिव फॉर्म में होगी और ज़्यादा वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी फॉस्फोडाइएस्टरेज 3 जो है इसको ब्लॉक किया जाए। तो उसको ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो है साइलोस्टाजोल और डाइपाइरिडामोल। तो ये ड्रग्स दोनों जगह पर अपना किरदार अदा कर रही हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट भी करती हैं और वेसोडाइलेशन भी करवाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।